हेलो गाइस। एनएससी की वैकेंसीज जो आनी थी वो आई और विथ एग्ज़ाम डेट आई। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है बेसिक एग्रीकल्चर वालों के लिए, और जिन्होंने एग्रीकल्चर में एमएससी कर रखा है बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एमबीए कर रखे हैं, डिप्लोमा इन मार्केटिंग कर रखे हैं, तो अगर आपके पास किसी भी तरह का एमएससी डिग्री है एग्रीकल्चर में तो आप एमटी के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद अगर सिर्फ आपके पास एग्रीकल्चर की डिग्री है, दैट इज़ जस्ट बीएससी एग्रीकल्चर है, तो आप ट्रेनी एग्रीकल्चर, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल और ट्रेनी स्टोर के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपको ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल जो होता है हल्का सा कम होता है। एमटी में तो खैर अच्छा कंपटीशन रहता है क्योंकि उसका पोस्ट भी बहुत अच्छा है और सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। तो एनी हाउ आपको अप्लाई करना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और आपको कोई भी तरह का वर्कलोड फील नहीं होगा। मतलब बहुत सारे लोग बैंक में जाकर फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह का फ्रस्ट्रेशन फील नहीं होगा। थोड़ा बहुत आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और ऑफिस का जो काम है ऑफिस करने के बाद आप फ्री हैं, कोई मेंटल प्रेशर नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो कुछ जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। और एनएससी के लिए टेस्ट सीरीज़ मेरे ऐप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग परचेज भी करें। फर्स्ट 100 स्टूडेंट को 10% का डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद ये डिस्काउंट मे भी क्लोज हो जाए। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप इसको अवेल कर ले, ग्रैब कर ले। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि द वर्ड पेडोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। ठीक है, तो पेडोलॉजी जो कि इसमें सॉइल ओरिजिन वगैरह को पढ़ते हैं, तो किस तरह का ये वर्ड है, मतलब लैटिन है, ग्रीक है, अरेबिक है, तो किस तरह का वर्ड है ये। तो ये देखिए, लैटिन जो है एग्रीकल्चर, जो हमारा वर्ड है ये लैटिन वर्ड है एग्रीकल्चर। उसके बाद ग्रीक लेटर है हमारा ये पेडोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड है और अराबिक नहीं है। तो इसका सही आंसर ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा एंड बंगाल फेमिन हैपेंड इन द ईयर। तो किस साल में उड़ीसा फेमिन हुआ था। एक्चुअली उड़ीसा में ही मेजर हुआ था और बंगाल का थोड़ा सा एरिया अफेक्ट किया था, क्योंकि कोई भी नेबरिंग स्टेट्स जो होते हैं उससे थोड़ा सा अफेक्टेड होता ही है। तो किस ईयर में हुआ था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 1824, 1845, 1865 और 1874। ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, आपको थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो आयरिश फेमिन कब आया था। आयरिश फेमिन आया था 1845 में। तो आयरिश फेमिन लगभग स्टूडेंट, एग्रीकल्चर स्टूडेंट को तो पता रहता ही है। ये आयरिश फेमिन आया था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है, वो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के चलते, जो कि एक फंगस है। तो ये फंगल डिजीज़ है। और 1824 की अगर बात करें तो 1824 में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का जर्नल पब्लिश होना शुरू हुआ था। उसके बाद 1874 की अगर बात करें तो 1874 में बिहार में एक बहुत बड़ा फेमिन आया था। तो फाइनली हमारा जो आंसर बचता है वो बचता है 1865। तो ये इसका सही आंसर होगा। कहीं कहीं आपको एक्यूरेट आंसर जो मिलेगा वो 1866 भी मिलेगा। अगर 1866 अगर आपके ऑप्शन में है, उड़ीसा फेमिन पूछता है, तो आप वही टिक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का क्वेश्चन नहीं है। गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन ऑप्शन आपके सामने है। और चौथा है बोथ ए एंड बी। तो एसिड रेन, एसिड रेन किसके कारण होता है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण भी होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें कोई रोल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है ग्रीन हाउस गैसेज में। तो एसिड रेन में ये दोनों का रोल है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। आप ये बताइए कि जो आर्टिफिशियल रेन हम लोग कराते हैं वो किससे करवाते हैं। तो आर्टिफिशियल रेन में हम लोग सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हैं। और कहीं कहीं ये भी पूछ दिया जाता है कि आर्टिफिशियल रेन हम लोग किससे करवाते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड का यूज़ उसमें किया जाता है। उसके बाद इसके वसल, इसके वसल इज एसोसिएटेड विथ, मतलब एक बहुत बड़े ये ब्रीडर थे। और ये किस क्रॉप से रिलेटेड थे, मेज से थे, राइस से थे, वीट से थे या बाजरा से थे। ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। देखिए, ये एक्चुअली सीमेंट में काम करते थे, सीमेंट। ठीक है, आप सीमेंट मैंने बोल दिया तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा ब्रीडर हो सकते हैं। तो सीमेंट ये मेज पे काम करते थे और मेज के बहुत अच्छे ब्रीडर थे। और इनको 2000 में वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनका बहुत अच्छा योगदान भी था मेज़ के केस में।
तो इनको 2000 में वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था और ये मेज़ के ब्रीडर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पिंक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच प्रोडक्शन। ठीक है, फ्रूट से है या अनियन या प्राउन से है या पोटैटो से है। पोटैटो को तो राउंड रिवोल्यूशन बोलते हैं। और फ्रूट प्रोडक्शन के लिए क्या बोलते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अनियन एंड प्राउन के लिए क्या बोलते हैं? तो अनियन एंड प्राउन के लिए होता है पिंक रिवोल्यूशन। ठीक है, अनियन एंड प्राउन के लिए ही पिंक रिवोल्यूशन है। फिश रिवोल्यूशन, फिश के लिए जो रिवोल्यूशन है वो अलग है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन पल्सेस प्रोडक्शन इंडिया रैंक्स पोजीशन इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया का क्या रैंक है पल्स में। तो पल्स प्रोडक्शन में आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रैंक फर्स्ट है। साथ ही साथ इंडिया बहुत ज़्यादा पल्स एक्सपोर्ट भी करता है। अगर लार्जेस्ट इंपोर्टर की अगर बात करें तो भी इंडिया ही होगा, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा पल्स भी इंपोर्ट करता है नेबरिंग कंट्री से। और क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है पल्सेस। तो पल्सेस बहुत ज़्यादा इंडिया में ही कंज्यूम होता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी इंडिया में ही होता है। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर। इसका सही आंसर क्या होगा? लेड होगा, आयरन होगा, कॉपर होगा या आर्सेनिक होगा? देखिए आर्सेनिक का बहुत लिमिट भी होता है, क्योंकि आयरन कुछ हद तक, कुछ लेवल तक अवेलेबल होता है। लेड भी थोड़ा बहुत मिलता है आपको। तो आर्सेनिक जो होता है वो बहुत ही पॉइजनस पॉल्यूटेंट है वाटर के लिए। तो इसका सही आंसर होगा आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है कि साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? फाइलोक्विनोन, राइबोफ्लेविन, थायमिन। ये कौन सा आंसर इसका होने वाला है? 4 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन कट जा रहा है। तो फाइलोक्विनोन हो या राइबोफ्लेविन हो। राइबोफ्लेविन ये कहलाता है विटामिन B2 और थायमिन जो है ये विटामिन B1 कहलाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे हैं। तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम जो है वो फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये Ka और Kb भी इस तरह का विटामिन इसका मिलता है और ये काम आता है ब्लड क्लॉटिंग में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 9th क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोटाइप वाज गिवन बाय इन द ईयर 1968। 1968 में किस साइंटिस्ट ने आइडियोटाइप दिया था? कॉन्सेप्ट, आइडियोटाइप का कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब एक आइडियल प्लांट हो जिसके ये सब सारे फीचर्स हो। उन्होंने एकदम मतलब मुंगेरी लाल के सपने जैसे बहुत अच्छे उन्होंने आइडियोलॉजी दिया था। तो आइडियोटाइप प्लांट उसको बोलते हैं कि इस तरह का प्लांट हो, इसमें मैक्सिमम यील्ड हो, कम कंजप्शन हो, न्यूट्रिएंट्स का फर्टिलाइज़र कम देना पड़े, डिजीज़ का इन्फेस्टेशन कम हो, इस तरह का आइडियोटाइप प्लांट होता है। तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? कॉन्सेप्ट किसका था? फिशर का था, माइकेली का था, डोनाल्ड का था या लिबिग का था? लिबिग ने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। तो इनका आंसर होने वाला है डोनाल्ड ने दिया था। सबसे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, 10th क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर आप एनएससी का सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एनएससी का टेस्ट सीरीज लिए हुए हैं, तो आप चाहें तो एनएससी का टेस्ट सीरीज लिख सकते हैं। अभी 10% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप हमारे ऐप पे जाकर परचेज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा वहाँ पे स्टडी मटेरियल भी है, आपको कंप्यूटर का, जीएस का, ये सब के लिए टेंशन नहीं है। हैंडबुक वहाँ पे एकदम कंपाइल्ड, हाईलाइटेड पॉइंट्स किए हुए आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो आप ग्रैब कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC या नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, सॉरी NO2 नहीं होगा, N2O होगा, CFC होगा, मीथेन होगा, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो इसका क्या सही आंसर होने वाला है? देखिए ये चारों जो हैं वो चारों ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इवन वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाता है। तो यहाँ पे मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन है? क्योंकि सब अलग अलग, सबका अलग अलग परसेंटेज है। अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन 25% कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस में। उसके बाद CFC की अगर बात करें तो CFC लगभग 11% कंट्रीब्यूट करता है। सबसे कम जो करता है वो है 4% करता है, ये है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अगर ग्रीन हाउसेस में इन चारों ऑप्शन में से आपसे सबसे लेस आपसे पूछ दिया जाए कि माइनर ग्रीन हाउस गैसेस कौन है, तो वो होगा नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर मेजर पूछ दिया जाए तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ ऑलमोस्ट 55% अकेले कंट्रीब्यूट करता है ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ था आपके लिए जो मैं लेकर आया। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में फिर से नए 10 MCQ के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक देखने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।